Hello everyone, this is D. Shah welcoming you to the Chance Eduteak. Today I am going to take English of class 9 from Beehive, and the topic is the sound of music. And in the sound of music, as you all know that the sound of music consists of two sections. One was Evelyn Glennie listens to music without hearing it. And in the section 2, today I am going to teach you the Shehnai of Bismillah Khan. The today's topic is the Shehnai of Bismillah Khan from Beehive. So today I am going to explain part 1 of this lesson. Bismillah Khan was a famous Shehnai player. He became famous throughout the world. In the world of Shehnai, he brought Shehnai to the classical stage. So, first, let's know the brief introduction of this lesson. The lesson is about Ustad Bismillah Khan. ये जो कहानी है, ये जो लेसन है द शेहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये बेसिकली बिस्मिल्लाह खान के बारे में है, जो कि एक रिनाउंड पर्सनालिटी थे इन द फील्ड ऑफ शेहनाई. मतलब शेहनाई वादन में ये बहुत नाम हासिल किए, मतलब बहुत अच्छे शेहनाई प्लेयर माने जाते थे और इन्होंने बहुत नाम कमाया भारत में और भारत से हट के दूसरे देशों में भी. तो ये लेसन जो है बिस्मिल्लाह खान के ऊपर है. ही वॉज अ रिनाउंड शेहनाई प्लेयर इन इंडिया. यही बिस्मिल्लाह खान है और ये बहुत ही फेमस शेहनाई प्लेयर के रूप में उभरे भारत में. ही इज अ लेजेंड बिकॉज ही डिड समथिंग विच हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. और एक ऐतिहासिक भूमिका इन्होंने निभाया क्योंकि ये ऐसा कुछ अपने शेहनाई वादन में किया जो कि विश्व में एक बहुत ही नाम कमाए और शेहनाई वादन के क्षेत्र में इन्होंने तहलका मचा दिया. ही प्लेड द शेहनाई ऑन द डे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, दैट इज 15 अगस्त 1947. और इन्होंने उस दिन शेहनाई वादन किया जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ. और ये ही प्लेड शेहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट एंड ही ग्रीटेड the nation with his beautiful melodious Shehnai. At the Red Fort, Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru gave his first speech. और रेड लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भारत के बने, उन्होंने अपना स्पीच दिया लाल किले से. और उससे पहले इन्होंने शेहनाई वादन से सभी देशवासियों को ग्रीट किया, अभिवादन किया. एंड सो ऑन दैट ओकेजन बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शेहनाई एंड सो ही इज अ लेजेंड. और उसी अवसर पर देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 के दिन. और वही इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्होंने लाल किले से शेहनाई वादन से लोगों का अभिवादन किया. और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला स्पीच दिया जिस स्पीच का टाइटल था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी. और इसीलिए लेजेंड माने जाते हैं क्योंकि शेहनाई वादन से ही उन्होंने पूरे देशवासियों को याद किया, पूरे देशवासियों को ग्रीट किया अपने शेहनाई वादन से लाल किले से 15 अगस्त 1947 के दिन. नेक्स्ट, दिस इज द सेकंड सेक्शन ऑफ द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक विच पोर्ट्रेज द जर्नी ऑफ बिस्मिल्लाह खान. और ये सेकंड सेक्शन है. ये चैप्टर जो है द साउंड ऑफ म्यूजिक, पहला सेक्शन मैं बता चुका हूं, एवलिन ग्लेनी के बारे में है. और ये दूसरा सेक्शन जो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में है. और इसमें बिस्मिल्लाह खान के जो जर्नी ऑफ मतलब
बिस्मिल्लाह खान के सफर के बारे में बताया गया है कि उनका सफर कैसा रहा। इस शहनाई वादन को जब उन्होंने अपनाया, बहुत कम उम्र से जब इन्होंने अपनाया, तो इनका सफर कैसा रहा इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, इन द वर्ल्ड ऑफ शहनाई। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ मैस्ट्रो इन शहनाई। बिस्मिल्लाह खान एक मास्टर थे शहनाई के, शहनाई वादन के हेड थे, मतलब मास्टर थे, मैंने समझ लिए गुरु थे। The history of Sehnai says that Emperor Aurangzeb banned the playing of instrument pungi because of its unpleasant sound। और शहनाई का इतिहास के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो उस समय से प्रचलित है जब एम्पेरर, जब बादशाह औरंगजेब ने एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उस पुंगी इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया इन्होंने, इन पर रोक लगा दिया और तब से पुंगी का नामो निशान मिट गया। बिकॉज पुंगी का जो आवाज था बहुत श्रिल साउंड था और बहुत अनप्लेजेंट साउंड था, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता था। अनप्लेजेंट का मतलब ये सुनने में श्रोताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। A barber reinvented the instrument by taking a pipe with a natural hollow stem and making 7 holes on its body। एक बार्बर जो कि वो भी म्यूजिशियन के परिवार से ही बिलोंग करता था, उसने चाहा कि इस पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट को रिवाइव किया जाए और उसने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट आविष्कार किया। एक लंबा सा पाइप लिया, मोटा सा लंबा सा पाइप लिया विथ नेचुरल हॉलो स्टेम। जैसे बांस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बांस को आप काट लोगे तो उसके अंदर जो हॉलो स्टेम बनता है उसी को कहा जाता है नेचुरल हॉलो स्टेम। तो उसी का बांस का जैसे टुकड़ा होता है और वो पाइप का रूप ले लेता है। अगर हम देखेंगे तो वैसा ही एक पाइप लिया इसने जो अंदर में पूरी तरह से होल था, पूरा खाली था। उसके बॉडी के अंदर में वो जो पाइप लिया उसमें पूरा अंदर में पूरा खाली था और उसमें 7 होल्स कर दिया। ये बार्बर ने, ये नाई जो है उसमें 7 होल कर दिया। He played on it by opening and closing some of those holes। और उसी 7 जो होल थे उसके ऊपर, वो जो पाइप के ऊपर, उसको बंद करना और खोलना, उसी पर हाथ रखकर ऐसा करके बजाना शुरू किया और क्या देखा गया कि बहुत अच्छा साउंड निकल रहा था। The instrument produced a melodious sound। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही मधुर आवाज निकाल रहा था, बहुत मेलोडियस साउंड निकल रहा था, जो इंस्ट्रूमेंट ये नाई ने बनाया। The emperor accepted the instrument named शहनाई। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया शहनाई और एम्पेरर बादशाह औरंगजेब ने इस इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार कर लिया जिसका नाम शहनाई था। The sound of the शहनाई was considered auspicious and so it was played in the temples and at weddings। और ये शहनाई का जो आवाज जो निकल रहा था, इतना मधुर आवाज, इतना सुंदर आवाज निकलने लगा कि इसको बहुत ही शुभ माना गया और इसको मंदिरों में, इस शहनाई को मंदिरों में और शादी विवाह में बजाने की परंपरा शुरू हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इतना मेहनत किया, इतना हार्डवर्क किया शहनाई के ऊपर कि ये शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाकर छोड़े। और अभी भी मंदिरों में और शादी विवाह में शहनाई की गूंज सुनाई देती है सबको। जब भी हमको आप लोग कभी शादी विवाह अटेंड करते होंगे तो शहनाई की आवाज जरूर सुनते होंगे बच्चों। नेक्स्ट, the lesson starts from here। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। तो एम्पेरर बादशाह औरंगजेब ने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी पर रोक लगा दिया, इसको बैन कर दिया, जो क्योंकि रॉयल रेसिडेंस में, मतलब शाही दरबार में इसको बजाया जाता था, लेकिन इस पर रोक लगा दिया क्योंकि इसका साउंड बहुत अनप्लेजेंट था, बहुत श्रिल साउंड था। श्रिल साउंड बोलने से एकदम पतला आवाज था, मतलब
किसी को ये आवाज अच्छा नहीं लगता था और एम्पेरर औरंगजेब को भी इसका आवाज अच्छा नहीं लगता था पुंगी का, इसीलिए पुंगी को उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस यंत्र को, इस वाद्य यंत्र को उन्होंने बैन कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और पुंगी जो है एक जेनरिक नेम मतलब ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज ए होल। तो पुंगी जो है एक ग्रुप या क्लास एज ए होल जेनरिक नेम है पुंगी। जैसे रीडेड नॉइज मेकर्स होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक फ्लूट। रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स किसको कहा जाता है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि फूंक कर बजाया जाता है, विद द ब्लो उसको बजाया जाता है और उसमें रीड्स लगता है रहता है, जैसे फ्लूट होता है, बांसुरी वगैरह होता है, क्लैरिनेट होता है, उसी के जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको रीडेड नॉइज मेकर, रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो पुंगी एक जेनरिक नेम दिया गया था उस समय रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स को। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोगों ने सोचा था कि पुंगी को जब बैन कर दिया बादशाह औरंगजेब ने, तो कुछ लोगों का दिमाग में ये बात गया था होगा कि एक दिन इसको रिवाइव किया जाएगा, फिर से इसको मॉडिफाई करके इस इंस्ट्रूमेंट को फिर लोग बजाना शुरू करेंगे, म्यूजिशियंस बजाना शुरू करेंगे, इसे यूज करना शुरू करेंगे। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। एक बार्बर जो कि एक फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन से बिलोंग करता था, he belonged to a family of professional musicians। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बार्बर एक बार्बर था, एक नाई था, जिसके परिवार के सभी लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, पेशेवर संगीतकार थे। Who had access to the royal palace, और जो कि रॉयल पैलेस में इसका आना जाना था। यह बार्बर का उस शाही दरबार में, औरंगजेब के शाही दरबार में आना जाना था। तो उसने क्या किया, उसने फैसला किया कि इस पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके टोनल क्वालिटी को, इसके म्यूजिकल क्वालिटी को बदला जाए और उसको सुधार किया इसने। वो पुंगी छोटा सा हुआ करता था, तो अब जो इंस्ट्रूमेंट ये जो बनाया, ये उससे लंबा हुआ और उससे साइज में बड़ा हुआ। जो अभी पुंगी को जो मॉडिफाई करके ये बार्बर ने जो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और जिसको शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। तो ये सोचा कि ये जो रॉयल पैलेस में इसका आना जाना रहा था इस बार्बर का, तो इसने कोशिश किया कि इस पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके टोनल क्वालिटी को सुधारा जाए, इसके जो म्यूजिकल क्वालिटी है उसको सुधारा जाए। आगे देखते हैं। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। उसने एक पाइप लिया जिसमें नेचुरल हॉलो स्टेम था, मतलब अंदर में पूरा खोखला था, खाली था। वो जो जैसे बांस होता है, मैं पहले थोड़ा देर पहले बताया था, बांस का टुकड़ा होता है, ले लोगे तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें अंदर में खोखला होता है। वैसा ही उसने एक पाइप लिया जो अंदर में पूरी तरह से खाली था, खोखला था, ठीक है, पूरा खाली था, होल था अंदर में। और ये लंबा था, पुंगी से लंबा था और पुंगी से चौड़ा भी था, पुंगी से चौड़ा भी था और लंबा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इस पाइप पर 7 होल बना दिया। ये जो है ये पुंगी है, ये पुंगी का पिक्चर है। तो उसने 7 होल बना दिया, वो जो हॉलो स्टेम पाइप लिया। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। और जब उसको बजाना शुरू किया इस नाई ने, ये जो लॉन्गर और ब्रॉडर नेचुरल स्टेम वाला जो पाइप लिया, उसमें 7 होल करने के बाद जब होल को बंद करना और चालू करना, ये ऐसा बजा रहा था, होल को बंद कर रहा था और चालू कर रहा था। यहाँ तो 7 होल थे उसी पाइप पर, उसी को किसी को बंद कर रहा था, किसी पर हाथ रख रहा था उंगलियों से, किसी पे हाथ नहीं रख रहा था। तो जब ऐसा किया
तो क्या हुआ कि बहुत अच्छा साउंड, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मधुर आवाज निकलने लगा जो पाइप इसने बनाया, नेचुरल हॉलो स्टेम, जो कि पुंगी से लंबा भी था, बड़ा भी था और उसे चौड़ा भी था। तो इससे बहुत मेलोडियस साउंड निकलने लगा। मतलब द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पाइप was much better than that of Pungi. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. इस इंस्ट्रूमेंट को शाही दरबार में पेश किया और वहां पर इस इंस्ट्रूमेंट को बजा कर देखा, और जब बजाया तो बहुत ही अच्छा आवाज निकला और हर कोई इसकी आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, आकर्षित हो गए और बहुत ही प्रभावित हुए। और सभी ने इस हॉलो स्टेम पाइप जो था, इसके आवाज को सभी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि बहुत ही सुंदर आवाज निकलने लगा और बहुत ही मधुर आवाज निकलने लगा। जब ये नाई इस पाइप को रॉयल पैलेस में बजाया, जब शाही दरबार में बजाया, हर कोई उसके आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और आकर्षित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये इंस्ट्रूमेंट जो है पुंगी से बिल्कुल अलग था और इसको एक नया नाम देना था। ये जो इंस्ट्रूमेंट, हॉलो स्टेम पाइप का जो इंस्ट्रूमेंट बनाया इस नाई ने, ये बिल्कुल पुंगी से अलग था और जिसको एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन the Saz chambers and was played by a nai, the instrument was named the Sehnai. और जैसे कि कहानी इस नया इंस्ट्रूमेंट जो नेचुरल हॉलो पाइप से जो ये नाई ने बनाया, तो इसका कहानी इस प्रकार से है। जबकि पहली बार ये शाही दरबार में, शाह के चैम्बर में बजाया गया, शाही पैलेस में बजाया गया और नाई ने बजाया, इसीलिए इसका नाम दिया गया शहनाई। मतलब शाह के शाही दरबार में बजाया गया और एक नाई ने बजाया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इस इंस्ट्रूमेंट का शहनाई। नेक्स्ट, ये शहनाई का पिक्चर है, ये शहनाई इंस्ट्रूमेंट है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और जो आवाज निकलता था, जो मधुर आवाज निकलना शुरू हुआ शहनाई से, इसको बहुत ही शुभ माना गया। लोग इसको बहुत ही ऑस्पिशियस मानने लगे, बहुत शुभ मानने लगे। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो ये जो शहनाई जो बजना शुरू हुआ, तो और इसी कारण इतना शुभ माना जाने लगा इसका आवाज, कि उसका आवाज इतना मधुर था कि इसको लोग बहुत ही शुभ मानते थे, बहुत ऑस्पिशियस मानते थे। और यही कारण था कि अभी भी मंदिरों में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, उत्तर भारत के जो शादी विवाह में शहनाई एक बहुत ही आम बात हो गया है, कंपल्सरी चीज हो गया है, जिसके बिना शादी ब्याह नहीं हो सकता है। इस ऑस्पिशियस का मतलब है प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। इंडिस्पेंसिबल का मतलब विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। तो ये बहुत ही कंपल्सरी हो गया शहनाई वादन, अभी भी बहुत कंपल्सरी हो गया है शहनाई वादन नॉर्थ इंडियन वेडिंग में और टेम्पल्स में। कोई भी नॉर्थ इंडिया में कोई भी शादी विवाह शहनाई के बिना नहीं होता है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। और पहले के समय में इन द पास्ट शहनाई एक 9 इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, जिसको नौबत कहा गया है या उसी का एक अंग माना गया है। ensembles का मतलब होता है थिंग्स हियर कंसिडर्ड एज ए ग्रुप। एक ग्रुप का यंत्र होता था, 9 यंत्रों का एक ग्रुप होता था जिसे नौबत कहा जाता था। तो पुराने समय में शहनाई वही नौबत का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि बजाया जाता था रॉयल कोर्ट्स में, मतलब शाही दरबार में शहनाई को बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज
यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब तक सिर्फ ये टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही इसका उपयोग होता रहा है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये किसको एक क्रेडिट जाता है? जिन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लाया, ये क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिसने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लाया। पहले ये सिर्फ मंदिरों और शादी विवाह में बजाया जाता था, लेकिन अब तो ये क्लासिकल म्यूजिक का एक अंग बन गया है। शहनाई इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। और इसको लाने वाले कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। उस समय बिस्मिल्लाह खान सिर्फ 5 वर्ष के थे और ये गिल्ली डंडा खेला करते थे। He used to play गिल्ली डंडा near a pond in डुमराव। एंशियंट बहुत पुराना स्टेट हुआ करता था, जो बिहार में एक जगह है डुमराव, एक छोटा सा शहर डुमराव, और वहीं पर डुमराव में वो गिल्ली डंडा एक पोखरे के किनारे खेला करते थे। और उस समय इनकी उम्र बिस्मिल्लाह खान की 5 साल की थी। 5 साल के सिर्फ थे और गिल्ली डंडा खेला करते थे। और डुमराव में इनका जन्म हुआ था, बिहार में। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। तो बिस्मिल्लाह खान 5 साल की उम्र में ही वो क्या करते थे? वो नजदीक में उनके घर के पास एक बिहारी जी टेम्पल था और वहीं पर भोजपुरी चैता गाने जाते थे। चैता एक प्रकार का सॉन्ग है बिहार का, जो चैत्र महीना में गाया जाता है। तो भोजपुरी चैता में शामिल होने जाया करते थे और लोग, बड़े बड़े लोग वहां जमा होते थे गाने के लिए, और ये भी जाते थे बहुत कम उम्र में। और अंत में जब चैता जो समारोह है, जो गीत खत्म हो जाता था, तो इसे 1.25 किलो का एक लड्डू दिया जाता था। कौन देता था? एक लोकल महाराजा है, लोकल राजा था, जो कि एक उपहार के रूप में 1.25 किलो का लड्डू इस बच्चे को, बिस्मिल्लाह खान को दिया करते थे, लोकल महाराजा। दिस हैपेंड 80 years ago। ये घटना करीब 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और 80 साल पहले ऐसा ये घटना हुआ था, जबकि ये चैता गाने ये जाया करते थे और लोकल महाराजा 1.25 किलो के एक लड्डू इसे चैता खत्म होने के बाद दिया करते थे गिफ्ट के रूप में। और ये छोटा सा बच्चा का सफर इतना जबरदस्त रहा, इतना लंबा रहा, कि एक दिन इसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है, द भारत रत्न। भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, उससे बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी बिस्मिल्लाह खान की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, इसीलिए उनको उस्ताद कहा गया है। यहां देखिए कैसे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, इसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान में गिल्ली डंडा खेलते थे। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 के दिन हुआ था और ये भी बिलोंग करते हैं फैमिली ऑफ म्यूजिशियन से। बिहार में इनके परिवार के लोग भी, इनके परिवार के सारे लोग म्यूजिशियंस ही थे। ये लोग संगीतकार ही थे और संगीतकार के परिवार से ये बिस्मिल्लाह खान आते थे और इनका जन्म 21 मार्च 1916 के दिन हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान उनका नाम था, एंड ही वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर जो राजा थे, भोजपुर के जो राजा थे, उसके दरबार में ये शहनाई बजाने के हेड थे,
कौन? इनके दादाजी। हिज ग्रैंडफादर वॉज द हेड ऑफ द सहनाई, हेड ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, एंड ही प्लेड सहनाई, इसीलिए उनको सहनाई नवाज के नाम से जाना गया, उनके दादाजी को। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। इसके पिताजी पैगम्बर बख्श और इसके पिताजी की तरफ से जो इनके पूर्वज लोग थे, इनके पिताजी के जो पूर्वज लोग थे, वो लोग भी बहुत ही फेमस सहनाई प्लेयर्स थे, सहनाई म्यूजिशियंस थे। दे वर म्यूजिशियंस ऑफ सहनाई। पैटर्नल एंसेस्टर्स मींस एंसेस्टर्स ऑफ द फादर। तो इसके पिता के पिता और इसके पिता के जो भी पूर्वज लोग थे, वो लोग भी बहुत बड़े सहनाई प्लेयर्स थे। नेक्स्ट, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। बहुत कम उम्र से, ये जब बहुत कम उम्र के थे बिस्मिल्लाह खान, तो इन्होंने सहनाई को अपना लिया, सहनाई को ही अपना जिंदगी बना लिया। बोलते हैं ना, म्यूजिक क्या है? संगीत ही जीवन है। और इसीलिए इस संगीत में इतने डूब गए कि इन्होंने सहनाई को अपना जीवन बना लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. तो जब 3 साल के थे, अभी 3 साल की उम्र के ही थे, जबकि इनकी माँ बिस्मिल्लाह खान की माँ ने इन्हें इनके मामा के घर ले गई बनारस में। और बिस्मिल्लाह खान बहुत ही आकर्षित हुए अपने अंकल को जब देखे कि सहनाई पर अभ्यास कर रहे थे। इसके मामा जी जब सहनाई का अभ्यास कर रहे थे, तो इस सहनाई इंस्ट्रूमेंट की तरफ इनका बहुत झुकाव बढ़ गया और सहनाई की तरफ ये बहुत ही आकर्षित हुए। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। और बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल अली बख्श का साथ देना शुरू कर दिए। अपने जब मामा घर गए तो अपने मामा का साथ देना शुरू कर दिए, अली बख्श का। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बेनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। और ये विष्णु टेम्पल जो है बनारस में, जो विष्णु टेम्पल है, वहां पर इसके मामा जी अली बख्श को रखा गया था, काम के रूप में रखा गया था, रोजगार दिया गया था, सहनाई बजाने का काम दिया गया था। और ये भी अपने मामा जी अली बख्श का साथ देना शुरू कर दिए उसी वक्त से। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श, इसके मामा जी, सहनाई बजाते थे, घंटों सहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह एकदम मंत्रमुग्ध अवस्था में अंत तक बैठे रहते थे, अपने मामा का, अपने अंकल का साथ दिया करते थे। स्लोली ही started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और धीरे धीरे ये उस इंस्ट्रूमेंट पर सहनाई वादन शुरू कर दिया, उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। सहनाई वादन का इन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया और घंटों सारा दिन बैठे रहते थे, वो सहनाई वादन का अभ्यास करते हुए सारा दिन वो अपना समय व्यतीत करते थे। बिल्कुल परेशान नहीं होते थे, बोर नहीं होते थे, बल्कि अपना समय पूरा दिया करते थे सहनाई वादन में। बिस्मिल्लाह खान। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर हु कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। एंड फॉर मेनी ईयर्स दिस यंग म्यूजिशियन he came to the temple of Balaji and Mangala Maiya, which was located on the banks of Ganga, and there he practiced Sehnai for hours। मतलब कि ये बालाजी टेम्पल और मंगला मैया का जो मंदिर था, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित था बनारस में, तो ये बिस्मिल्लाह खान का बहुत ही फेवरेट जगह बन गया। फेवरेट हॉन्ट्स, हॉन्ट्स मीन्स प्लेसेस।
इनका मनपसंद जगह बन गया जहां की अकेला एकदम सॉलिट्यूड, मतलब अकेले में वो प्रैक्टिस किया करते थे, शहनाई का अभ्यास किया करते थे, एकदम अकेले, किसी का उनको साथ नहीं चाहिए था, अकेले उन्होंने शहनाई का अभ्यास करना शुरू कर दिया। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। और ये जो बहते हुए गंगा नदी के किनारे वहां बैठकर शहनाई अभ्यास किया करते थे और उसी से इनको प्रेरणा मिला। द फ्लोइंग ऑफ गंगा रिवर, उसी जल से, उसी नदी से इनको इंस्पिरेशन मिला, जिससे कि ये सुधार करते गए अपने शहनाई वादन में और नए नए रागास को डेवलप किए, जो कि कोई शहनाई रेंज ऑफ शहनाई से बिल्कुल किसी का वश नहीं था वैसे राग को इन्वेंट करने का, खोज निकालने का। तो बिस्मिल्लाह खान ने ऐसे राग का खोज निकाला, ऐसे राग का गायन किया, ऐसा राग का वादन प्रस्तुत किया अपने शहनाई से कि आज तक कोई शहनाई वादक ने ऐसा नहीं कर पाया था। ऑन एंड मीन्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग। तो काफी देर तक ये प्रैक्टिस करते करते एक बहुत बड़े शहनाई प्लेयर बन गए, एक शहनाई वादक बन गए। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब इनकी उम्र 14 साल की थी, उसी वक्त इन्होंने अपने मामा अंकल यानी कि मामा को इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने साथ दिया। इनके मामा अली बख्श इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शहनाई वादन प्रस्तुत करने के लिए गए थे। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था, और यहां पर बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा का साथ दिया पूरी तरह से शहनाई वादन में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और अंत में उस्ताद फैयाज खान का चित्र है, और उस दिन इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपना म्यूजिकल स्किल प्रस्तुत किया था बिस्मिल्लाह खान ने, और जिसको उस्ताद फैयाज खान उस समय बहुत फेमस थे। उन्होंने इस बच्चे का, इस जवान लड़के का, 14 साल के लड़के को शहनाई वादन जब सुना तो उसके पीठ थपथपाने लगे और वे बोले, यू वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम खूब मेहनत करो और एक दिन तुम बहुत ही नाम कमाओगे, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और जब लखनऊ में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन खुला 1938 में, उस समय बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। बहुत बड़ा ब्रेक में उसी समय से वो नाम कमाना शुरू किए शहनाई वादन के क्षेत्र में। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और इनको बार बार मौका मिलने लगा ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में शहनाई वादन प्रस्तुत करने का, बार बार मौका मिलने लगा, और बराबर इस शहनाई वादन से ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ पर ये छा गए और लोगों को आकर्षित करते रहे अपने तरफ अपने शहनाई वादन से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, like Evelyn, was devoted to his art and rose to fame as a शहनाई वादक. He too worked hard to turn the शहनाई into a classical instrument. बिस्मिल्लाह खान एवलिन के जैसे ही बहुत ही डिवोटेड थे। जिस प्रकार एवलिन ग्लेनी म्यूजिक की तरफ डिवोटेड थी, एक बहरी लड़की होकर, बीइंग डेफ, शी वाज डिवोटेड टू म्यूजिक सो मच, उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान भी एवलिन के जैसे ही वो इस कला में बहुत ही डिवोटेड थे, कला की तरफ, और शहनाई वादन के क्षेत्र में शहनाई वादक के रूप में ये ही अर्न सो मच नेम एंड फेम इन द वर्ल्ड। हु? बिस्मिल्लाह खान। तो इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, जिसको शहनाई को इन्होंने क्लासिकल स्टेज पे ला दिया।
शहनाई वादन पहले सिर्फ मंदिरों में और शादी ब्याह में इसके म्यूजिक को बजाया जाता था, प्ले किया जाता था शहनाई को, लेकिन अब सिर्फ इसका यह टेम्पल्स और नॉर्थ इंडिया वेडिंग में ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन्होंने शहनाई वादन को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में ला दिया। इतना मेहनत की है। He greatly improved on what he had inherited by broadening the range of the शहनाई, और ये बहुत इंप्रूवमेंट लाए शहनाई में, और शहनाई का रेंज को इन्होंने बदल दिया, इसका विस्तार कर दिया, कितने सारे राग का आविष्कार किया इन्होंने। His dedication helped him win the most coveted prize in India and the globe, और इनका डेडिकेशन और डिवोशन के कारण ये बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, एंड ही गॉट द मोस्ट कवेटेड प्राइज इन इंडिया एंड द ग्लोब एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। he played on so many occasions in US and also in Great Britain. Thus, both of their lives are wonderful examples of how hard work and dedication can lead to great success. इसलिए देखा गया है कि दोनों का जो दोनों एवलिन गेलिन और बिस्मिल्लाह खान एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, जो कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से वो लोग सक्सेस प्राप्त किए हैं, सफलता प्राप्त किए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ दिस section, the Shehnai of Bismillah Khan. I'll come with the next part 2 of this lesson in the next class. Till then, goodbye. Thank you.